कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो पहला लेक्चर हमारा हो गया था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। अब ये लेक्चर नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसने उन्होंने बनाया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, वो देख लेते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है अंग्रेजों का, उन्होंने बोला था कि देखो, जो प्रोविंस स्टेट हैं, प्रोविंस स्टेट का मतलब जो ब्रिटिश के अंडर अंडर थी, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पे जो राजा महाराजा हैं वो राज कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जो प्रोविंस स्टेट थी और जो प्रिंसली स्टेट थी, उन सबको सीट अलॉट कर दी, कि वहाँ से एक एक जना या दो दो जने चुन के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट में सीट फिक्स कर दी। टोटल सीट फिक्स करी 389 मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब जो ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट थी ब्रिटिश के अंडर, वहाँ उन सब एरिया को मिला के 296 सीट अलॉट की गई। ठीक है, और 296 सीट तीन मेन कम्युनिटी में डिवाइड हो गई कि भाई 296 सीटें जो, उसमें से कुछ सीट मुस्लिम की होंगी, कुछ सिख की होंगी और कुछ जनरल की होंगी। तो मुस्लिम, सिख एंड जनरल की सीट होंगी 296, और प्रिंसली स्टेट से चुन के आएंगे जो लोग, वो 93 सीट्स होंगी। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सीट फिक्स की गई 389, जिसमें से ब्रिटिश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह थी, राज्य वगैरह थे, उस उनको सीट अलॉट की गई 296। और 296 का बंटवारा कैसे हुआ सीट का? जो तीन मेजर कम्युनिटी हैं, हिंद, मुस्लिम, सिख एंड अदर जनरल, उन तीनों में ये 296 सीट डिवाइड होंगी, और जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे 93 सीट्स होंगी। अब क्या था, अब चुनना कैसा था? तो देखो, प्रिंसली स्टेट जो है, वहाँ पे तो जो 93 स्टेट सीट्स हैं, तो वहाँ पे तो जो प्रिंस था, वो जिसको नॉमिनेट कर देगा वो बंदा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुन के आ जाएगा। तो 93 सीट्स का तो पे तो कोई इलेक्शन था ही नहीं। प्रिंसली स्टेट में जो 93 सीट्स थी, उसमें जो प्रिंस जिसको बोल देगा वो नॉमिनेट होके बंदा आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बन जाएगा। लेकिन अब ये जो 296 सीट थी, इसमें कैसे होगा? इसमें इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। देखो कैसे। तो उस समय जो ब्रिटिश के अंदर प्रोविंसेस थी, तो उनकी प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है? लॉ बनाना। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हर स्टेट में, तो लॉ बनाती है। ऐसे वहाँ पे ब्रिटिश के अंदर जो स्टेट थी, प्रोविंसेस थी, तो वहाँ पे हर स्टेट में प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनको पहले डिवाइड किया गया कि भाई सिख कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं और जनरल कितने हैं। अब जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अ, उसमें से जो सिख लोग थे, उन 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 उनको चुनना था सिख को। मुस्लिम जो थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम लोग थे, उनको चुनना था मुस्लिम्स को। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग थे, उनमें से जो जनरल लोग थे, उनको चुनना था जनरल मेंबर्स को। तो देखो, जो सिख, मुस्लिम और जनरल कोटे की सीट्स थी, उनमें से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग थे, वहाँ पे उनको ही ये तीन कम्युनिटी में डिवाइड किया गया, और उन्होंने अपने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बंदे चुन के भेजे। ठीक है, अ, तो कैसे हुआ था? तो जो जनरल थे, जनरल के लिए 210 सीट थी। ठीक है, और मुस्लिम के लिए 78 सीट थी, और बाकी जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, ठीक है, तो 210 जनरल सीट हो गई, 78 मुस्लिम की हो गई थी, और 15 मतलब जितनी बची वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ था। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अ, उनके मेंबर्स ने ये 296 को फिलअप किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, कुछ सिख लोग अपॉइंट हुए, कुछ मुस्लिम और कुछ जनरल। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये जो 296 सीट को फिलअप किया, ठीक है, वो कैसे किया? थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा मेथड यूज़ किया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक मेथड का नाम याद रख लो, आगे कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो बहुत जगह ये मेथड यूज़ होगा और इसमें कैसे वोटिंग होती है वो भी आपको समझाया जाएगा। फिलहाल याद कर लो कि कौन सा मेथड यूज़ किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 296 सीट को फिलअप करने के लिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज़ किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो भाई ये 296 सीट ऐसे फिलअप हो गई। तो देखो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें जो लोग होते हैं उसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और फिर एक बार वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग आ जाते हैं उन लोगों ने फिर ये 296 सीट को फिलअप किया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। और प्रिंसली स्टेट में तो जो प्रिंस ने जिसको नॉमिनेट कर दिया वही चुन के आ गया था। ठीक है, नो अब नेक्स्ट। अब देखो जो प्रिंसली स्टेट सीट थी वो तो नॉमिनेट करके भेजा। प्रिंसली स्टेट में तो जो भी सीट थी वो तो नॉमिनेशन के द्वारा फिलअप हो गई। और बाकी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पे इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में। और जब इलेक्शन हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 210 में से 208 सीट जो जनरल की थी। मुस्लिम की जो 78 सीट थी उसमें से 73 मुस्लिम लीग कम्युनिटी एक पार्टी थी उसको मिली, और 15 सीट इंडिपेंडेंट लोगों ने जीत लिया। ठीक है, तो इस तरह से 296 सीट का बंटवारा हो गया। और बाकी जो 93 प्रिंसली स्टेट थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना बंदा नहीं चुन के भेजेंगे, हम अलग रहेंगे। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो 93 प्रिंसली स्टेट थी वो फिलअप ही नहीं हुई। और बाकी 296 सीट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर थी उनमें से 210 में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली, 78 में से 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीत ली, और 15 सीट इंडिपेंडेंट लोगों ने जीत ली। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग का लीडर थे जिन्ना, उन्होंने मुस्लिम लीग को बोल दिया कि हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए, तो हम भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। बट फिर जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंडिया के लोग हैं तो हम तो आगे प्रोसीड करेंगे। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई और एक्सपर्ट कमेटी को बोला कि आप फटाफट जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने भी लोग हैं उनका एक मीटिंग अरेंज कराइए। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो एक फॉर्मली वैसी एक इंट्रोडक्शन के लिए मिली, वो पहली बार मिली थी 26 नवंबर 1946 को, इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब 9 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई तो मुस्लिम लीग तो आई नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है, तो फिर तो जो मीटिंग अटेंड करी वो किस मीटिंग अटेंड करने वाले जो फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1940 को, तो 211 मेंबर ही आए थे। ठीक है, तो 211 मेंबर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट कर दिया, तो बचे 210 जनरल वाले बचे, और बाकी 15 इंडिपेंडेंट वाले बचे। तो 215 में से 211 लोग ही आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी उस मीटिंग का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी मीटिंग हुई जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया और एस सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना दिया गया। उसके बाद लेकिन एक बात है तो बाद में जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये भी ब्रेक हो गई थी, बाइफरकेटेड हो गया था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो ब्रेक हो गई थी, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर रह गए थे। कितने मेंबर रह गए थे? 299 मेंबर रह गए थे। ठीक है, ओरिजिनल सीट जो फिक्स की थी वो कितनी की थी? ओरिजिनल सीट जो फिक्स की थी आपको पता है वो 389 फिक्स की थी, बट अब क्योंकि पार्टीशन के बाद ब्रेक बाइफरकेशन हो गया था तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सीट रह गई थी वो 299 सीट रह गई थी, और उस 299 में से 229 सीट जो थी वो ब्रिटिश ब्रिटिश के अंदर जो प्रोविंसेस थी वहाँ वहाँ से जो लोग चुन के आए थे उनकी थी, और 70 सीट थी प्रिंसली स्टेट से जो लोग जीत के नॉमिनेट होके आए थे वहाँ पे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट बाद में एग्री हो गई थी। ठीक है, जब बंटवारा हुआ तो देखा प्रिंसली स्टेट ने कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा हमें इंडिया को लो या पाकिस्तान को, तो
तो बाद में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो ओरिजिनल अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी सीट फिक्स हुई थी 389, बट बाद में बंटवारे के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सीट रह गई थी 299 में से ब्रिटिश इंडिया से जो लोग चुन के आए थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से, वो थे 229 लोग, और प्रिंसली स्टेट से जो लोग चुन के आए, नॉमिनेट होके आए थे, वो थे 70 लोग। ठीक है, खैर अब नाउ फर्स्ट मीटिंग हो गई भाई, आपको पता है 9 दिसंबर को 1946 को। उसके बाद सेकंड मीटिंग हो गई 11 दिसंबर 1940 को, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी को अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब था कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे इंडिया के लिए। और फिर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, ये 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1940 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया, जो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। और फिर उसके बाद बहुत सारी कमेटीज़ बनी, उसमें से मेन कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और फिर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट दी वो दी 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, और जब इन्होंने 21 फरवरी 1948 को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिया, तो उसमें 315 आर्टिकल थे, और 315 आर्टिकल थे प्लस में 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 8 शेड्यूल और 315 आर्टिकल्स। ठीक है, फिर तो 21 फरवरी 1948 को बी आर अम्बेडकर साहब ने 1948 को बी आर अम्बेडकर साहब ने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। फिर जो लोग पीपल ऑफ इंडिया है उनको 8 महीने दिया गया कि आप सोच लो ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कि नहीं है, कुछ सजेशन हो तो दे दो। फिर 8 महीने बाद जो लोगों की अमेंडमेंट के लिए सजेशन आई, वो सब सजेशन सुनकर फिर उन्होंने सेकंड रिपोर्ट पब्लिश करी, सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश किया अक्टूबर 1948 में। ठीक है, मतलब पहले फरवरी 1948 में दिया था फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर 8 महीने का लोगों को टाइम दिया गया, फिर 8 महीने बाद लोगों की सजेशन देके फिर सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया अक्टूबर 1948 में। फिर ये जो अक्टूबर 1948 में जो सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ अमेंडमेंट के साथ में, इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। फिर इसकी सेकंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। इतना लंबा सेकंड रीडिंग चली। और फिर इसकी थर्ड रीडिंग चली, इसकी थर्ड रीडिंग चली 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसकी थर्ड रीडिंग चली, और जो 26 नवंबर 1949 को इसको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन कर दिया, और इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही इसके कुछ प्रोविज़न इफेक्टिव हो गए थे। बाकी सारे प्रोविज़न इसके 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुए थे। फिर उसके बाद जब ये 26 नवंबर 1949 को जब ये थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई, तो उस दिन जो प्रेजेंट थे वो 284 मेंबर्स ही थे, यानी टोटल जो मेंबर थे 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो साइन किए वो 284 मेंबर्स ने ही साइन किए, क्योंकि उस दिन 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। ठीक है, और इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे,
और प्लस में 12 शेड्यूल। तो 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल और 22 पार्ट थे इसके अंदर स्टार्टिंग में। और 26 नवंबर 1949 को इसको इफेक्टिव, कुछ प्रोविज़न इफेक्टिव हो गए। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यूनैनिमसली प्रेसिडेंट मान लिया गया। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव और फोर्स में आ गया। 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव फोर्स में आ गया। तो अब बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा। तो भाई बताया जाता है अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल प्लस 11 महीने प्लस में 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। ठीक है, तो ये आपको बैकग्राउंड हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, यानी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बैकग्राउंड हो गया। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सैलेंट फीचर पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के, और नाउ शेड्यूल देखेंगे इसके, और फिर नाउ धीरे धीरे नाउ अब हम प्रोसीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।